आधुनिक भारत के इतिहास की इस सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग एक नए टॉपिक की ओर आज चलेंगे जिसका नाम है भारत में प्रमुख कृषक आंदोलन या कृषक विद्रोह। इसके पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि आधुनिक इतिहास में एक बहुत बड़े राइटर हैं जिनका नाम बिपिन चंद्रा है। बिपिन चंद्रा जी ने जो विद्रोह हुए हैं भारत में उनको सामान्यतः तीन भागों में बांटा है और तीन भागों में बांटने के लिए उन्होंने विद्रोह शब्द को व्याख्यात करते हुए उसको तीन भागों में बांटा, जिसमें पहला विद्रोह उन्होंने लिखा जन विद्रोह और दूसरा विद्रोह लिखा उन्होंने जनजातीय विद्रोह और तीसरा विद्रोह जो लिखा वो लिखा कृषक विद्रोह। कृषक विद्रोह क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जनजातीय विद्रोह को पढ़ लिया है और जन विद्रोह में ही हम पूरा इंडिया भारत का जो मूवमेंट है वो पढ़ते हैं और जनजातीय विद्रोह हमने इसके पिछले क्लास में कंप्लीट कर लिया है। और कृषक आंदोलन या कृषक विद्रोह आज हम इस क्लास के दौरान कंप्लीट करेंगे। तो भारत में जो विद्रोह हुए हैं उनको हमने तीन भागों में बांट लिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में भारत में प्रमुख कृषक विद्रोह। कृषक विद्रोह तो इस कृषक विद्रोह में हम भारत में होने वाले प्रमुख कृषक विद्रोह को पढ़ेंगे। उनका स्वरूप क्या था, उनके वो कौन से कारण थे जिनके द्वारा एक बहुत बड़ा सक्रिय कृषक विद्रोह हुए और उन विद्रोहों ने भारत में राष्ट्रवाद की एक नई भावनाओं को जागृत करने में अपनी प्रबल भूमिका का निर्वहन किया। तो इस टॉपिक के दौरान हम सबसे पहले पता करेंगे कि आखिर वो कौन से कारण थे जिन्होंने कृषक आंदोलन को जन्म दिया। वो कौन से कारण थे जिन्होंने कृषक आंदोलन को जन्म दिया था। तो आपको पता है कि कृषक आंदोलन को जन्म देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ गई थी तो भारत में आने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1765 में बंगाल बिहार उड़ीसा के क्षेत्र से भू राजस्व की प्राप्ति करना आरंभ कर दिया था। आरंभ करने के बाद उन्होंने मोहम्मद रजा खां और सिताब राय को नियुक्त किया और भू राजस्व की वसूली करना आरंभ कर दिया था। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों का लालच बढ़ता गया और बढ़ने के बाद उन्होंने एक अखिल भारतीय स्तर पर अपना साम्राज्य या उपनिवेश स्थापित करने के साथ साथ ये प्रयास भी किया कि हम भारत में कैसे अधिक से अधिक भू राजस्व की वसूली करें। क्योंकि जब ब्रिटेन की कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में ही विजय हासिल की थी तो उस समय बंगाल के एक राइटर हैं, इतिहासकार हैं, जिनका नाम नवीन चंद्र सेन है। नवीन चंद्र सेन ने लिखा था कि प्लासी का युद्ध भारत के लिए वो काली घड़ी रात थी जिसने भारत में एक ऐसी अंधकारमय रात स्टार्ट कर दी जिसका अंत सदियों के बाद होगा। अर्थात एक ऐसी काली रात का उदय हुआ 1757 के बाद जिसका अंत 1947 में हुआ। और उसके बाद आज भी आप भारत में ऐसे बहुत सारे नियम कानून देख सकते हैं जिन पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आज भी अपना पूरा प्रभुत्व है और उसके नियम डिक टू डिक फॉलो भी किए जा रहे हैं। इसलिए इस टॉपिक में हम कृषक विद्रोह के उन कारणों को पढ़ेंगे जिनके द्वारा एक इतना सक्रिय कृषक विद्रोह हुआ जिसने अखिल भारतीय रूप भी ले लिया। पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लेकर दक्षिण तक और दक्षिण से लेकर असम मेघालय मिजोरम तक ये विद्रोह चलते रहे। इसलिए सबसे पहले अगर हम कारणों की चर्चा करें तो आप करेंगे भू राजस्व कर व्यवस्था में परिवर्तन। परिवर्तन हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं भारत में कृषक आंदोलन के जो प्रमुख कारण थे वो कौन से कारण थे। तो उसमें हमने सबसे पहला कारण लिया है भू राजस्व कर व्यवस्था में परिवर्तन। अभी तक भारत में अर्थात 1765 तक या 18वीं सेंचुरी तक जो विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाते थे वो कर शासक अपने अनुसार लगाते थे और उनकी वसूली भी वो अपने अनुसार करते थे।
लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि मुगलों का काल या प्राचीन काल किसानों के लिए एक आइडल काल था, एक आदर्शमयी काल था और किसानों का शोषण नहीं होता था। किसानों का शोषण सामान्यतः होता रहता था, लेकिन जो शोषण था उससे कई गुना, आप कहिए कि चरम अगर शोषण किया तो वो अंग्रेज करेंगे। इसलिए जो नई भू राजस्व व्यवस्था आई उसमें उन्होंने तीन पद्धतियां लागू की थी, जिसमें जमींदारी व्यवस्था, एक थी रैयतवाड़ी और एक थी महालवाड़ी महलवाड़ी। इन तीन पद्धतियों के द्वारा अंग्रेजों ने भू राजस्व की वसूली करना आरंभ कर दिया था। और प्रारंभिक दौर से लेकर अंतिम दौर तक अंग्रेजों का जो प्राथमिक उद्देश्य रहा वो रहा भारत से भारत से अधिक से अधिक राजस्व की वसूली। क्योंकि अंग्रेज भारत का कल्याण नहीं कर रहे हैं, ना उनको ऐसी कोई सरकार चलानी है जिस सरकार को चुनाव लड़ना हो और चुनाव के बाद फिर सत्ता में आना हो। और ऐसी तो ब्रिटेन सरकार नहीं। ब्रिटेन के द्वारा भारत गुलाम बना लिया गया है और गुलाम का सामान्यतः शोषण हमेशा ही होता है। इसलिए जो जमींदारी व्यवस्था आई थी, तो जमींदारी व्यवस्था के अनुसार भारत में वो प्राचीन सामंतवाद, या जो कहिए आप जमींदारी वर्ग जो प्राचीन काल का था या मध्य काल का था, वो टूट गया था और भारत में एक नए संप्रदाय का जन्म हो रहा था, जो भारत में एक नया जमींदार वर्ग था। क्योंकि मुगलों ने जो जागीरदारी या जमींदारी व्यवस्था आरंभ की थी, उस व्यवस्था को इसने अमूलचूल परिवर्तन कर दिया और एक जमींदारी वर्ग का एक नया उदय हुआ था। और इस जमींदारी वर्ग का उदय होने के साथ साथ एक सक्रिय मध्यम वर्ग उत्पन्न हो गया था। मध्यम वर्ग उत्पन्न कैसे हो गया था? मान लीजिए ये क्षेत्र है कोई, इस क्षेत्र की जो जमींदारी है वो एक्स व्यक्ति ने ले ली। एक्स व्यक्ति ने जमींदारी क्यों ले ली? क्योंकि इसके पास पैसा बहुत अधिक है। और ये रहता कहाँ है? तो ये रहता है शहर में रहता है। तो इस व्यक्ति ने, जिसने जमींदारी खरीदी है, और जमींदारी खरीदी भी कैसी है कि परमानेंट सेटलमेंट है। और परमानेंट सेटलमेंट कैसा है कि जब तक ब्रिटेन की सरकार भारत में रहेगी, वो उसके द्वारा उस जमींदार का संरक्षण किया जाएगा और एक राशि फिक्स होगी। इसलिए जमींदार वर्ग ने क्या किया कि इस गांव के क्षेत्र से जमींदार शहरों से तो आएगा नहीं, इसलिए इसने क्या किया, एक दूसरे स्तर के जमींदार को जमींदारी दे दी कि आप इतने पैसे में मुझे अपना भू राजस्व देते रहना। इसलिए आप देखिए कि अगर मान लीजिए इसने 100 रुपए में खरीदी होगी, तो निश्चित है कि इस वर्ग से उसने 110 रुपए में ली होगी। अब जो ये मध्यम वर्ग जन्म ले रहा है, ये क्या करेगा? किसानों से ज़्यादा शोषण करेगा। इसलिए जमींदारी व्यवस्था ने भारत में वो सारा आमूलचूल परिवर्तन कर दिया था जो अभी तक किसानों की हैबिट रही थी। और किसानों की जो हैबिट रही थी उसमें सबसे प्रमुख जो कार्य था वो ये था कि किसी जमीन पर कृषक के अपने अधिकार होते थे, उसकी व्यक्तिगत और निजी जमीन होती थी। लेकिन जमींदारी प्रथा ने इस बात को कैंसिल कर दिया था और सारे अधिकार किसको दे दिए थे? जमींदार को दे दिए थे। रैयतवाड़ी हो या महलवाड़ी हो, इसमें क्या है कि जो राजस्व की जो दर है वो बहुत अधिक है। और इसकी जो वसूली होती है, वो वसूली भी जो है वो सनसेट पॉलिसी के अनुसार होती है कि अगर सूरज अस्त हो गया और आपने एक्स डे पर पैसा नहीं दिया तो आपकी ज़मीन नीलाम कर दी जाएगी। इसलिए जब जमींदार ने इन लोगों से तरह तरह के राजस्व वसूल किए, तो उसी समय एक साहूकार वर्ग का भी उदय हो गया था। क्योंकि साहूकार ही अंतिम सहारा था किसानों का, जिससे पैसा लेकर वो किसान सरकार को या जमींदार को टैक्स अदा कर देता था। इसलिए साहूकार के अत्याचारों से भी अत्याचारों से भी कृषक परेशान हो गया था। ये सारे कारण जो हैं वो किसके बन रहे हैं? वो धीरे धीरे एक सक्रिय किसान आंदोलन के कारण बन रहे हैं। उसके बाद आप और देखेंगे, नए 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 आप कह सकते हैं नए 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 अखबार
अखबारों, पत्रिकाओं का उदय, नए नए राजनीतिक संगठनों का राजनीतिक राजनीतिक संगठनों का जन्म और कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी। इसमें जमींदारों का सारा डायमेंशन मैंने कवर कर दिया है। इसमें क्या था कि भारत में नए नए पत्रकार और अखबारों का जन्म हो रहा था, नई शिक्षा व्यवस्था भी आ रही थी। इससे लाभ क्या हो रहा था कि पहले भारत में उत्तर भारत का किसान ये नहीं समझ पा रहा था कि दक्षिण भारत के किसान की भी वही हालत है, क्योंकि अंग्रेजों ने ऐसा दावा कर दिया था कि जमींदार वर्ग ही आपका शोषण कर रहा है। जहाँ रैयतबाड़ी और महलबाड़ी व्यवस्था है वहाँ पर किसान बहुत खुश है। इसलिए भारत के कृषक वर्ग को इस बात की जानकारी नहीं थी। लेकिन हुआ क्या कि जब अखबारों और पत्रिकाओं का जन्म हो गया तो धीरे धीरे एक वर्ग शिक्षित जो था वो निकल आया था। गांव में कुछ व्यक्ति पढ़े लिखे होने लगे थे और अखबार के माध्यम से वो किसानों को ये बताते थे कि दक्षिण भारत हो या नॉर्थ ईस्ट हो, सभी किसानों की हालत जो है वो बदतर है। इसलिए कृषक आंदोलन में इस चीज का भी अपना महत्वपूर्ण रोल था। उसके बाद राजनीतिक संगठन, मैंने आपको बताया था कि राजनीतिक संगठन भी बहुत सारे बनने लगे थे। जिन राजनीतिक संगठनों ने भारत के किसान वर्ग की दशा को चेंज करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए थे। राजा राम मोहन राय ने प्रारंभिक दौर में ही कहा था कि भारत के संपूर्ण किसानों के साथ एक स्थायी बंदोबस्त होना चाहिए और स्थायी बंदोबस्त के साथ साथ उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स भी होने चाहिए जिससे अगर किसान की फसल नष्ट हो जाए तो उसको मुआवजा से लेकर दूसरे भी लाभ मिलने चाहिए। इसलिए नए नए राजनीतिक संगठनों में, जैसे अखबारों में हिंदू पैट्राइट हो गया, ऐसे ही भारत में कई राजनीतिक संगठन थे जिन्होंने भारत में किसानों की बात करना आरंभ कर दिया था। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव में देखेंगे आप कि 1917 में रूस की क्रांति हो गई थी। और रूस की क्रांति में जो सामंतवाद का उदय हुआ था, उस सामंतवाद में सॉरी जो साम्यवाद का उदय हुआ था, उस साम्यवाद ने सामंतवाद का अंत कर दिया था। उस जो समानतावाद आ रहा था वो बहुत तेजी से आ रहा था। इसलिए अब आधुनिक कृषक जो था वो रूस के उस क्रांति से भी प्रेरित हुआ कि अगर हमारे देश में भी इस टाइप की व्यवस्था हो जाए तो यहाँ का कृषक बहुत खुश हो सकता है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि जब 1914 से लेकर 1914 से लेकर जो 18 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध चला, उस विश्व युद्ध में अंग्रेजों के द्वारा जो अपने निहित स्वार्थों के लिए लड़ा जा रहा था उसका प्रभाव भारतीय क्षेत्रों पर पड़ा। किसानों पर नए नए टैक्स लगाए गए, उनसे जबरन वसूली की गई, खाद्यान्नों का भाव इतना बढ़ गया कि किसान मजबूर हो गया आंदोलन करने के लिए। और इसमें ही आप दे सकते हैं आ, नील की खेती नील की खेती की अनिवार्यता और खाद्यान्न खेती के स्थान पर खाद्यान्न कृषि के स्थान पर नगद कृषि नगद कृषि या बागवानी कृषि का आरंभ, जैसे जैसे चाय, कॉफी, नील आदि। अभी तक भारत में ब्रिटेन के आने से पहले भारत का जो किसान कृषि कर रहा था वो सामान्यतः खाद्यान्न कृषि होती थी, जिसके अनुसार वो अपने खाने पीने वाली चीज़ें ही उगाता था। गेहूं उगा लिया, जौ उगा लिया, बाजरा उगा लिया, चावल उगा लिया। लेकिन जब ब्रिटेन के लोग भारत में आए तो इन्होंने यूरोप के अनुसार भारत में और यूरोप को एक्सपोर्ट करने के लिए कृषि को क्या किया कि खाद्यान्न के स्थान पर उन्होंने क्या किया, नगद कृषि में इसको परिवर्तित कर दिया। नगद कृषि में क्यों परिवर्तित कर दिया? क्योंकि इसमें अंग्रेजों ने बड़े बड़े बागान खरीद रखे हैं और उन बागानों में वो कृषि करा रहे हैं। तो कृषि किस चीज़ की करा रहे हैं? कहीं चाय उगाई जा रही है, कॉफ़ी उगाई जा रही है, अफीम उगाई जा रही है, नील उगाई जा रही है।
इसलिए किसान इस बात से भी परेशान हो गया था कि ये सब फसलों से हमें कुछ लाभ भी नहीं मिलता है, लाभ वास्तविक अंग्रेज ले जाते हैं, और उसके अंत में होता क्या है कि किसानों की मृत्यु हो जाती है। वहीं और अगर कारणों पर देखें तो अकाल एक प्रमुख कारण था। अकाल, बेरोजगारी, बेरोजगारी, कृषि क्षेत्र पर नया दबाव। क्या था कि उस समय अकालों का प्रारंभ हो गया, वो दर ज़्यादा बढ़ गई, और अकालों के द्वारा ब्रिटेन की सरकार ने भारत में किसी भी प्रकार का कोई प्रोटेक्शन नहीं किया, और न करने के कारण भारत में क्या होगा, बहुत लोगों की मृत्यु हो रही थी, और मृत्यु होने आने के कारण भारत का व्यक्ति ये समझता जा रहा था कि इसके पीछे ब्रिटेन का हाथ है, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी का हाथ है। इसलिए अकाल भी कृषक आंदोलन को प्रेरित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बेरोजगारी का स्तर चरम पर हो गया था, क्योंकि सहायक संधि और दूसरी संधियों के द्वारा भारत ने भारत में जो सेना रहती थी किसी राजा या नवाब के अधीन, उस सेना का अंत कर किया जा रहा था, और अंत करने के साथ ही भारत का वो सैनिक जो सदियों से किसी राजा के यहाँ सैनिक का कार्य करता रहा था, वो बेरोजगार हो जा रहा था। वो बेरोजगार होने के बाद वो कर क्या रहा था, अंततः जो एक सहारा बच रहा था, वो कृषि का सहारा बच रहा था। इसलिए कृषि पर और दबाव होता जा रहा था। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि भारत में हस्तशिल्प हस्तशिल्प और जो कुटीर उद्योग कुटीर उद्योग का अंत होता जा रहा था, क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, और औद्योगिक क्रांति के द्वारा भारत में जो माल आ रहा था वो सस्ता होता था, और सस्ता होने के कारण भारतीय उद्योग सामान्यतः टिक नहीं पा रहे थे, और उसका एक कारण यह था कि ब्रिटेन की सरकार कोई किसी प्रकार की उसमें कोई रुचि भी नहीं ले रही थी। इसलिए एक हस्तशिल्प वर्ग जो था, कुटीर वर्ग था, भारत का दस्तकार था, वो सभी बेरोजगार होते जा रहे थे, और बेरोजगार होने के कारण उनके पास अंततः जो लास्ट ऑप्शन बच रहा था, वो क्या बच रहा था, वो बच रहा था कृषि पर जीवन यापन करने के लिए। और कृषि पर अगर वो जीवन यापन करने जा रहे थे, तो कृषि पर अंग्रेजों ने भू राजस्व की दर इतनी अधिक कर दी थी कि कहीं पर आप देख सकते हैं 55 से 60% तक। और उस 55 से 60% के बाद भी साहूकार वर्ग और जमींदार वर्गों का अपना अलग अत्याचार था। इसलिए भारत में एक बहुत बड़े स्तर पर कृषक आंदोलन का जन्म होगा, और उस कृषक आंदोलन का जन्म इतने बड़े स्तर पर होगा कि वो राष्ट्रवाद में एक अपनी प्रमुख भूमिका निभाएगा। और धीरे धीरे कांग्रेस की स्थापना होने के बाद और भारत में कुछ ऐसे संगठन बनेंगे जो संगठन किसानों की बात करेंगे, किसानों को मुख्यधारा में लाने के लिए बात करेंगे। बाद में आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और भारत में भगत सिंह जैसे लोग जो हैं, वो भारत में किसानों की बात करेंगे, और भारत में एक ऐसी व्यवस्था लाने का प्रयास करेंगे जो किसानों के अनुसार चले, ना कि बड़े साहूकार, जमींदार या भारत के सामंतवादी लोगों के अनुसार चले। इसलिए ये सब कारण जो थे वो कृषक विद्रोह के कारण थे। अब हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे भारत में प्रमुख कृषक आंदोलन कौन कौन से हुए थे। भारत में प्रमुख कृषक आंदोलन कौन कौन से थे, इस बात को हम लोग अभी पढ़ेंगे। भारत में प्रमुख कृषक आंदोलन प्रमुख कृषक आंदोलन प्रमुख कृषक आंदोलन। कृषक आंदोलन हम लोग पढ़ेंगे सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह,
पागलपंथी विद्रोह, नील विद्रोह और पावना विद्रोह। पावना विद्रोह। अभी हम लोग एक और लिस्ट बनाएंगे और उस लिस्ट के अनुसार पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सन्यासी विद्रोह। तो कब हो रहा है ये? तो ये हो रहा है 1770 के दशक में। आप इस बात को मत सोचिए कि भारत में जनजातीय विद्रोह खत्म हो जाएगा उसके बाद कृषक विद्रोह होगा। इतिहास में समानता होता क्या है कि इतिहास को पढ़ने का ये क्रम होता है कि उसको मैंने मध्यकाल, आधुनिक काल में बांट लिया, उसको अलग अलग सेगमेंट में बांट लिया कि आंग्ल कर्नाटक युद्ध है, मैसूर युद्ध है। लेकिन इतिहास में समानता होता है कि कुछ बहुत सारी घटनाएं एक निश्चित कालक्रम में पाई जाती हैं। मान लीजिए उत्तर भारत का इतिहास में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसकी समानांतर दक्षिण भारत में ही घटनाएं घटित हो रही हैं। लेकिन इतिहास के पढ़ने में हम लोग करते क्या है कि कभी कोई उत्तर भारत का इतिहास अलग पढ़ लेते हैं और दक्षिण भारत का इतिहास अलग पढ़ लेते हैं। तो कब हुआ? सन 1770 के दशक में हुआ। ये कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है बंगाल के क्षेत्र में। बंगाल के क्षेत्र में। बंगाल के क्षेत्र में क्या हुआ है कि सन 1770 के दशक में या 70 ईस्वी में बंगाल में एक भीषण अकाल पड़ा है और उस अकाल में हजारों लाखों लोगों की मृत्यु हो गई है। और मृत्यु हो जाने के बाद भी ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी इन लोगों से जबरन कर वसूली कर रही है, भू राजस्व की वसूली हो रही है। इसलिए भू राजस्व की वसूली हो रही है और जो विभिन्न प्रकार की धार्मिक यात्राएं होती हैं इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसलिए भारत में सन्यासी वर्ग सामने आ गया, अर्थात साधु महात्मा सामने आ गए और उन्होंने एक सक्रिय आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया। सक्रिय आंदोलन स्टार्ट कर दिया और इन्होंने छापामार पद्धति के द्वारा अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाई। इसलिए आप देखेंगे इसके प्रमुख नेता कौन हैं। प्रमुख नेता कौन है? तो प्रमुख नेता में अगर नाम देखें हम, प्रमुख नेता में कौन है? तो मजनून शाह, मजनून शाह प्लस मूसा शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक, भवानी पाठक और देवी चौधरानी, चौधरानी। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि सन 1770 के दशक में ही एक महिला के द्वारा एक सशक्त विद्रोह किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं महिलाओं की जन जागृति को प्रेरित करेगा और एक उदाहरण भी प्रस्तुत करेगा। इसका महत्व आप इसलिए देख सकते हैं, इस विद्रोह का महत्व इसलिए देख सकते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक लिखी थी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक में, अपनी पुस्तक में इस आंदोलन का, इस आंदोलन का जिक्र किया और उस बुक का नाम आप देख लीजिए, आनंद मठ है, आनंद मठ। और देवी चौधरानी पुस्तक भी लिखी। इसलिए आप देख पा रहे हैं कि इस आंदोलन का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि आरंभिक दौर में ही बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा अपनी पुस्तक लिखी गई और इस पुस्तक में इन सब बातों का जिक्र भी किया गया। इसलिए इस आंदोलन की अपनी महत्ता बढ़ जाती है। इसके बाद आप देखेंगे नील विद्रोह। नील विद्रोह कब हो रहा है? तो नील विद्रोह कब हुआ? तो ये हो रहा है 1859 ईस्वी के आसपास में। और तो कब है? 1859-60 ईस्वी। और इनका क्षेत्र कहाँ है? बंगाल का क्षेत्र है। नील विद्रोह भारत में अपने आप में एक महत्व रखता है कृषक आंदोलन में,
क्योंकि नील आंदोलन के माध्यम से ही भारत में किसान जो आंदोलन था वो एक उग्र रूप धारण करने लगा था और उसने भारत में एक नया आयाम धारण कर लिया था। अर्थात अब एक राजनीतिक आंदोलन की ओर धीरे धीरे कृषक बढ़ रहे थे। इसलिए नील आंदोलन का अपना महत्व है। इसलिए नील आंदोलन को डिस्कस करने के लिए हम उसको एकदम विस्तृत रूप में नील आंदोलन का डिस्कस करेंगे। नील आंदोलन। नील आंदोलन। नील आंदोलन। तो नील आंदोलन आप समझ रहे हैं, मतलब है नील। नील जो पहले कपड़ा की रंगाई के लिए उपयोग की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे ब्रिटेन की सरकार ने बहुत सारे हस्तक्षेप किए। बहुत सारे हस्तक्षेप किए थे। तो नील आंदोलन का मतलब है कि आप समझिए कि भारत में नील आंदोलन का जन्म क्यों हो रहा है। क्योंकि बंगाल आदि क्षेत्र में जो ब्रिटिश व्यापारी हैं या बगान मालिक हैं, उन्होंने नील के व्यापारी जो थे, उन्होंने भारत के कृषकों के साथ अर्थात किसानों के साथ एक समझौता कर लिया था। और समझौता ये कर लिया था कि आपको अपने एक क्षेत्र में नील की खेती करनी होगी और उसके एवज में हम आपको कुछ पैसे देंगे। लेकिन होता क्या था कि किसान जब अपनी कृषि को बोता था, उसके पहले ही जो ब्रिटेन के नागरिक थे या ब्रिटेन के जो पूंजीपति वर्ग था, वो भारत में आता था और कृषकों के साथ कृषकों के साथ एक इकरारनामा करता था। एक इकरारनामा करता था। इकरारनामा। इकरारनामा क्या होता था? इकरारनामा के अनुसार वो पहले ही, मतलब फसल के पहले ही वह कृषक से कह देते थे कि आपको इतना पैसा दिया जाएगा, आप पैसा मुझसे एडवांस में ले लीजिए और आप लिखित रूप से ये कह दीजिए कि हम अपने क्षेत्र पर अर्थात अपने खेत पर इतने बीघा में नील की खेती करेंगे और आप जो नील की खेती करेंगे उसमें जो नील उत्पादन होगी उस पर अधिकार किसका होगा? तो उस पर उस ब्रिटेन के पूंजीपति वर्ग का या उस व्यक्ति का अधिकार होता था जो वहाँ का बगान मालिक होता था। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा कि नील के जो दाम होते थे, नील के जो रेट तय किए गए थे, उनमें कमी आने लगी थी। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नील के लिए नए नए रसायन उपयोग होने लगे थे और उन रसायनों ने, उन केमिकल्स ने नील को रिप्लेस कर दिया था। और जब नील को रिप्लेस कर दिया था तो नील की जो खेती होती थी वो उतनी फ़ायदेमंद बची नहीं थी। लेकिन चूंकि किसानों से पहले ही इकरारनामा कर लिया गया था, ये तय कर लिया गया था कि आप अपने क्षेत्र पर नील की खेती को बोएंगे। अब अंततः किसान ये चाहते थे कि किसी भी प्रकार से भारत में नील की खेती बंद कर दी जाए। लेकिन जो बगान मालिक थे वो ये चाहते थे कि अगर आप कृषि को बंद करेंगे तो उसके एवज में आपको पैसा देना होगा। इसी के संबंध में भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ जिसको हम जानते हैं नील आंदोलन से के नाम से। तो ये कहाँ हुआ है? तो इसका क्षेत्र कहाँ है? बंगाल के आसपास। बंगाल के आसपास के क्षेत्र में नील विद्रोह हो रहा है। और इस नील विद्रोह में जो नील की खेती है, नील की अनिवार्य खेती को ददनी प्रथा बोला जाता था। ददनी प्रथा का नाम दिया गया था। आप समझ पा रहे हैं कि नील आंदोलन में नील आंदोलन क्यों नाम रखा गया है? क्योंकि नील की कृषि जो है वो अनिवार्य है और भारतीय किसान चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से वो नील की खेती बंद कर दें। इसके एवज में जो
बहुत सारे बंगाल आदि क्षेत्र के जो किसान हैं वो संगठित होंगे और वो संगठित होकर ब्रिटेन के खिलाफ एक बड़ा और सशस्त्र विद्रोह करेंगे, एक बड़ा आंदोलन करेंगे। इसी को हम बोलते हैं नील आंदोलन। इसके जो है प्रमुख नेता कौन है? तो प्रमुख नेता जो हैं वो हैं विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। दिगंबर विश्वास। यही जो नील आंदोलन है ये यद्यपि सफल होगा, लेकिन इसका एक और आपको चरम रूप मिलेगा जब आप महात्मा गांधी को पढ़ेंगे। और इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत जब आप महात्मा गांधी को पढ़ते हैं तो उसमें आप पढ़ते हैं चंपारण का आंदोलन। तो ये चंपारण का आंदोलन, ये जो नील आंदोलन होगा वो जाकर चंपारण के आंदोलन को भी टच करेगा। तो इसका समय तो आप जान ही रहे हैं, 1859-60 ईस्वी। तो कहाँ हो रहा है? बंगाल के क्षेत्र में हो रहा है और नील का अनिवार्य कृषि है। प्रमुख नेता इसके कौन है? तो विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास हैं। अब इसमें क्या है, इसमें सफलता मिली किसानों को। सफलता मिली किसको? किसानों को। नील आंदोलन भारत का एक ऐसा आंदोलन था जिसमें पहली बार भारतीय किसानों ने आधुनिक न्याय प्रणाली को जो ब्रिटेन ने शुरू की थी उसकी ओर अपना रुख किया था और वो भारतीय न्यायालयों के समक्ष अपनी याचिका लेकर प्रस्तुत हुए थे। तो सफलता क्या मिली कि ब्रिटेन की सरकार ने ब्रिटेन की सरकार ने शीटोन कार, ये नाम याद रखिएगा आप, शीटोन कार की अध्यक्षता में एक नील आयोग का गठन किया। नील आयोग का गठन किया। ब्रिटेन की सरकार ये जानना चाहती थी कि किसान की जो मांगे हैं वो उचित हैं या अनुचित हैं, या कि भारत में जो बागान मालिक हैं उनकी शर्तें जायज़ हैं। इसलिए ब्रिटेन की सरकार ने भारत में नील की खेती के संबंध में एक आयोग गठन किया, अर्थात एक कमेटी बनाई और कमेटी का जो अध्यक्ष था शीटोन कार और अन्य कुछ सदस्यों को बनाया। उनसे ये कहा कि आप मुझे ये बताइए कि नील की खेती में जो किसानों का शोषण हो रहा है वो सही है अथवा गलत है। इसलिए शीटोन कार की अध्यक्षता में जो आयोग बना था उसने ऐसा पाया कि जो बागान मालिक थे वो कृषकों पर अत्याचार कर रहे थे और अत्याचार करने के कारण अंततः बाद में बंगाल में कुछ ऐसी एक्ट बनाए गए, कुछ ऐसे अधिनियम बनाए गए जिससे किसानों को सामान्यतः फायदा मिला या उनके पक्ष में कुछ निर्णय हुए। ये आंदोलन क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि इसमें पहली बार कुछ अखबार थे जिसमें आपने कोई अखबार होगा, द हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इस आंदोलन का समर्थन किया। यह महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि भारत में पहली बार किसी अखबार के माध्यम से या किसी मैगजीन के माध्यम से भारत के किसानों का समर्थन किया जा रहा था और ब्रिटेन का विरोध किया जा रहा था कि भारत में आप जो आधुनिक नील की पद्धति लागू कर रखी है ये पद्धति गलत है, आपको इस पद्धति को बंद करना होगा। इसलिए भारत में एक बहुत बड़ा जो आंदोलन था नील आंदोलन वो सफल रहा और उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी थी भारतीय जो पूंजीपति वर्ग था, भारतीय सामंतवादी जो वर्ग था उसने भी आंदोलन का समर्थन किया और भारतीय किसानों के समर्थन में वो लोग खड़े हुए। अंततः नील आंदोलन सफलता के साथ समाप्त हुआ। अब नील आंदोलन के बाद हम लोग कुछ दूसरे आंदोलन की चर्चा करेंगे।
जिसमें हम कुछ आंदोलन देखेंगे। पावना विद्रोह, पावना विद्रोह, दक्कन विद्रोह, दक्कन विद्रोह और मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह। और हम देख लेंगे कौन सा, तिभागा तिभागा आंदोलन या विद्रोह और तेलंगाना विद्रोह। ये प्रमुख कृषक विद्रोह हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। पावना विद्रोह, दक्कन विद्रोह, मोपला विद्रोह और तिभागा आंदोलन और तेलंगाना आंदोलन। इसलिए पावना विद्रोह जो है वो कब हो रहा है, तो 1853 ईस्वी में। और इसके जो प्रमुख नेता हैं वो है ईशान चंद्र राय और शंभूपाल, शंभूपाल। अब आप समझिए, पावना विद्रोह भारतीय कृषक आंदोलन में भी अपना एक ऐसा स्थान रखता है जो कहीं ना कहीं भारत में उस आंदोलन के दौर से अपनी पृथक भूमिका का निर्वहन कर रहा था। इसमें महत्वपूर्ण क्या है, इसमें महत्वपूर्ण ये है कि इस किसानों में, इस आंदोलन में जो कृषक थे, उन्होंने एक नारा दिया था। उन्होंने कहा था कि हम महारानी के महारानी के रैयत बना रहना चाहते हैं। अर्थात ये जो आंदोलन चल रहा है, पावना जो विद्रोह चल रहा है, इस पावना विद्रोह में जो कृषक समूह है वो ये नारा दे रहा है कि हम महारानी के रैयत रहना चाहते हैं। महारानी का मतलब है कि ब्रिटेन की जो सरकार है, ब्रिटेन की जो महारानी है, हम उनके ही किसान बनना पसंद करेंगे। यहाँ तक कि भारत का जो जमींदार वर्ग है उसका किसान हम रहना नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे और ब्रिटेन के बीच में किसी प्रकार का कोई मध्यस्थ व्यक्ति रहे, कोई ऐसा व्यक्ति रहे, कोई ऐसा जमींदार व्यक्ति रहे जो हमारा शोषण करे। इसलिए इस आंदोलन के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि हम महारानी की रैयत बना रहना ही पसंद करेंगे। इसमें ही आप देखेंगे कि ये आंदोलन भारत का पहला ऐसा आंदोलन होगा जिस आंदोलन में भारत का एक जो बहुत बड़ा वर्ग है वो सक्रिय रूप से भूमिका निभाएगा। और यह आंदोलन यह आंदोलन राजनीतिक राजनीतिक सहायता भी प्राप्त करेगा। कैसे करेगा? क्योंकि इस आंदोलन को जो समर्थन दे रहे हैं वो कौन लोग दे रहे हैं, तो वो दे रहे हैं बंगाल के बड़े नेता, बंगाल के प्रमुख नेता जिसमें सुरेंद्र नाथ सुरेंद्र नाथ बनर्जी सुरेंद्र नाथ बनर्जी और उसमें आप देख सकते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ आनंद मोहन बोस आनंद मोहन बोस आनंद मोहन बोस और बंकिम चंद्र चटर्जी बंकिम चंद्र चटर्जी और रमेश चंद रमेश चंद आदि। इस आंदोलन में भारत के
बड़े राजनेता जो थे वो सक्रिय हो गए, जिसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिन्होंने बंगाल को एक नए राजनीतिक आयाम से जोड़ा था और भारत के आंदोलन में एक अपनी महती भूमिका अदा की थी, वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी इस आंदोलन में सक्रिय हो गए और उन्होंने किसानों का समर्थन किया। और किसानों का समर्थन करने के बाद अब धीरे धीरे अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, भारतीय किसान जो था वो भी राजनीति को सीख रहा था और उसका जो समर्थक वर्ग था वो बड़ा आय समर्थन जो वर्ग था समर्थक जो वर्ग था वो बड़ा होता चला जा रहा था। इसके पहले जो कृषक आंदोलन हो रहे थे, उन कृषक आंदोलन की पृष्ठभूमि तो यद्यपि कृषि से संबंधित थी, लेकिन उनका जो प्रचार प्रसार था वो स्थानीय स्तर पर ही होता था। लेकिन पावना विद्रोह के बाद अब धीरे धीरे आंदोलनों का राजनीतिक रूप भी धारण कर रहे थे और उनका प्रचार व्यापक हो रहा था और इससे कई लोग आकर आंदोलन में जुड़ रहे थे। इसलिए अब आप देखेंगे कि जब पावना विद्रोह के माध्यम से किसान सक्रिय भूमिका निभाने लगे, इसलिए धीरे धीरे आगे आने वाले समय में 1885 ईस्वी में जब कांग्रेस की स्थापना होगी, तो कांग्रेस भी क्या करेगी, किसानों की आवाज़ उठाएगी और किसानों को आगे लाएगी और किसानों के समर्थन में कुछ बातें करेगी और अपने नेशनल जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है उसमें सक्रिय भूमिका निभाने के लिए किसानों को भी प्रेरित करेगी। इसलिए इस विद्रोह में आपने ये देखा। दक्कन विद्रोह जो है, दक्कन विद्रोह कहाँ कब हुआ, तो ये हुआ 1875 ईस्वी में। और इसका क्षेत्र क्या है, तो इसका क्षेत्र जो है वो ये क्षेत्र है, अर्थात दक्षिण के पश्चिमी क्षेत्र में। ये आंदोलन क्यों हो रहा था, क्योंकि दक्षिण भारत में जो रैयतवाड़ी प्रथा थी, उस रैयतवाड़ी प्रथा के माध्यम से ब्रिटिश सरकार प्रत्यक्ष रूप से किसानों का शोषण कर रही थी। और जब किसानों का शोषण कर रही थी तो वहाँ के जो जमींदार वर्ग या पूंजीपति वर्ग था वो भी विरोध कर रहा था। और अंततः किसानों ने भी आवाज़ उठाई और एक आंदोलन का रूप ले लिया, मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह मोपला विद्रोह मोपला विद्रोह मोपला विद्रोह मोपला विद्रोह जो है वो 1836 से लेकर 1864 ईस्वी और दूसरा 1921 ईस्वी। मोपला जो विद्रोह हुआ ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था मालाबार तट में। मालाबार तट में मालाबार तट पर मोपला विद्रोह हुआ। और मोपलाओं ने जो विद्रोह किया था वो विद्रोह एक सशक्त विद्रोह था और उसमें काफ़ी बड़े स्तर पर जन और धन की हानि हुई थी। इसलिए इस आंदोलन की दो चरण मिलते हैं, जिसमें प्रथम चरण में मोपलाओं ने जो विद्रोह किया था वो 1830 के दशक से लेकर 1860 के दशक तक चलता रहा। और जो दूसरा चरण हुआ उस दूसरा चरण आपको मिलता है 1921 ईस्वी में। और 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत में सक्रिय हो गए थे। और 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी ने एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा किया था जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। इसलिए 1921 में इस मोपला विद्रोह को असहयोग आंदोलन से भी जोड़ा गया था। असहयोग आंदोलन से भी असहयोग आंदोलन से भी जोड़ा गया था जोड़ा गया था। अब हम आएंगे दूसरे विद्रोह पर,
तो जिसमें होगा एक आंदोलन होगा तेभागा आंदोलन, तेभागा आंदोलन। ये तेभागा आंदोलन कब होगा? तो ये होगा 1940 के दशक में। 1940 के दशक में। इस तेभागा का मतलब समझिए आप। तेभागा का मतलब होता है 1/3 भाग मान लीजिए या 2/3 भाग मान लीजिए। अभी तक क्या होता था कि जो भारत का जो किसान होता था वो अपनी कृषि में से 2 भाग दे देता था किसको? किसान को। सॉरी, 2 भाग दे देता वो किसको? भूमि के मालिक को। भूमि के मालिक को। और 1 भाग जो होता था, 1 भाग जो होता था वो किसको मिलता था? 1 भाग जो होता था वो मिलता था किसान को। आप समझने की कोशिश करिए तेभाग आंदोलन क्यों हो रहा है। क्योंकि दक्षिण भारत में जो प्रथा प्रचलित है या जो तेलंगाना आदि के क्षेत्र में जो प्रथा प्रचलित थी, उस प्रथा में क्या होता था कि मान लीजिए एक जमींदार है, उस जमींदार के पास सैकड़ों बीघा जमीन है और उस भूमि पर वो जो जमींदार है वो कृषि करवा रहा है और उस पर बहुत सारे किसान कृषि कर रहे हैं। तो किसानों को क्या करते थे वो, जमींदार वर्ग उन किसानों से जो प्रोडक्ट उत्पादित होता था, जो वस्तु उत्पादित होती थी, उसमें से एक हिस्सा उसको दे देते थे और 2 हिस्सा स्वयं ले लेते थे। लेकिन तेभागा आंदोलन में किसानों ने कहा कि अब हमारी जो नई पद्धति होगी उसमें क्या होगा, 1/3 अर्थात 1/1 हिस्सा ही हम उनको देंगे, बाकी हिस्सा हम स्वयं रख लेंगे। और दूसरा एक और आंदोलन हुआ, तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन भारत में सबसे सशक्त विद्रोह था और इसमें किसानों ने किसानों ने गुरिल्ला पद्धति का उपयोग किया था और इस लगभग इसमें 30 लाख से भी ज़्यादा लोग प्रभावित हुए थे। इसलिए इस टॉपिक के दौरान हमने भारत के बहुत सारे कृषक आंदोलन की चर्चा की है कि कौन कौन से कृषक विद्रोह हुए जिन्होंने सशक्त रूप धारण किया और ब्रिटेन के खिलाफ भी अपने आप को प्रस्तुत किया कि भारत में किसानों की बात आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि किसान वर्ग भी भारत में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और कुछ आंदोलन हैं, जैसे हम बात करें चंपारण। चंपारण, खेड़ा और वरदौली। चंपारण, खेड़ा और वरदौली जो है वो प्रमुख किसान आंदोलन है। प्रमुख किसान आंदोलन है। और ये कब के हैं? तो ये 20वीं सदी के हैं। और 20वीं सदी के होने के कारण जो किसान आंदोलन है उनका रूप इन आंदोलनों से बहुत पृथक है, क्योंकि अब भारत में महात्मा गांधी आ चुके थे, जवाहरलाल नेहरू सक्रिय थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या बोलते सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत में सक्रिय थे और सहजानंद सरस्वती जैसे नेता भी भारत में सक्रिय थे। इसलिए इन आंदोलनों की भूमिका आपको स्पष्ट रूप से नजर आएगी। लेकिन ये आंदोलन हम आपको कब पढ़ाएंगे? ये आंदोलन हम पढ़ाएंगे जब गांधी जी को पढ़ाएंगे। गांधी जी का जब भारत में आगमन होगा तो चंपारण, खेड़ा और बाद में वरदौली जो सत्याग्रह हैं या जो आंदोलन है उनको हम महात्मा गांधी के शासनकाल के दौरान पढ़ाते हैं। आपने देखा कि भारत में किस प्रकार एक इतना बड़ा वर्ग रूप उभर कर आया जिन्होंने किसानों का रूप धारण कर लिया था।